हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें हमने किसी भी इवेंट्स के बनने के कितने चांस होते हैं, मतलब इट इज़ मैथमेटिक्स ऑफ चांसेस। सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में जे कर्डन नाम के मैथमेटिशियन ने एक बुक लिखी थी जहाँ पर इन्होंने प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। उस बुक का नाम था गेम्स ऑफ चांस। कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें विनिंग के चांस कितने हैं। अभी आप क्रिकेट मैच देखते हो कि इंडिया को का किसी देश के साथ मैच है, कंट्री के साथ मैच है, तो इंडिया के जीतने के चांसेस कितने हैं। आज बारिश आएगी, इसके चांसेस कितने हैं। ये लड़का क्लास में फर्स्ट नंबर आएगा, इसके चांसेस कितने हैं। तो दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ चांसेस, जहाँ पर किसी भी इवेंट के होने के चांस कितने हैं इसकी स्टडी की जाती है। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग लेटर पी का यूज़ करते हैं, और कोई भी इवेंट जब बनता है तो तकरीबन हम लोग लेटर ई का यूज़ करते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी की थियोरिकल फार्मूला दी गई है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट का हम लोग प्लान करें कि जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब कॉइन में टॉस करने के बाद या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो हेड का आना और टेल का आना, इसको हम लोग इवेंट कहते हैं। तो हेड आने के चांसेस कितने और टेल आने के चांसेस कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इसकी संभावना कितनी है, हेड के चांसेस कितने हैं और टेल के चांसेस कितने हैं। तो इसकी एक थ्योरिकल फार्मूला दी गई है जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वो आप याद करोगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो गैम्बलिंग में होती है। पुराने ज़माने में जुआएं खेली जाती थी, वहाँ से शुरुआत हो गई प्रोबेबिलिटी की। तो जैसे ताश के पत्ते हैं, कार्ड्स जो होते हैं उसके 52 पत्ते, उसके बाद कॉइन को टॉस करते हैं, इसके बाद ये डाइस आपने देखा होगा जो लूडो में हम लोग खेलते हैं कि डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कौन से नंबर के आने के चांसेस हैं। तो पूरा प्रोबेबिलिटी इन्हीं इवेंट्स पर बना हुआ है। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी की थियोरिकल फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे इस एक्सरसाइज पे। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसको बोलते हैं पी ऑफ ई। ये ई एक इवेंट है। जैसे हेड का आना, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अभी स्टूडेंट, इसकी फॉर्मूला जो थियोरिकल फार्मूला है जो हमने यूज की है, तो वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जैसे हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो एक इवेंट होता है हेड, एक इवेंट होता है टेल। अभी हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो हम लोग स्टूडेंट पहले लिखेंगे टोटल आउटकम कितने हैं। तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम दो हुए, एक हुआ हेड एक हुआ टेल, तो हम लोग बोलेंगे टोटल आउटकम 2। अभी हेड इज वन आउटकम, तो वो हमारा फेवरेबल हो गया। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो करनी है हमने, वो हमारा फेवरेबल इवेंट होता है। तो हेड एक ही आउटकम है, तो ऊपर लिखेंगे 1। तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1/2। अपॉन में टोटल आउटकम, और ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम हेड है और हेड एक ही है, देयरफॉर 1/2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने के चांस कितने हैं, टेल आने के चांस कितने हैं, डाइस को जब थ्रो करते हैं तो 3 आने के चांसेस कितने हैं, 5 आने के चांसेस कितने हैं, 52 कार्ड्स है, उसमें क्वीन आने के चांस कितने हैं, किंग आने के चांस कितने हैं। तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट्स पर बना हुआ है। तो हम लोग अभी इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा साथ में समझते भी जाएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1, उसमें 5 ब्लैंक दे रखे हैं। इस एक एक ब्लैंक को हम लोग अच्छे से समझते भी जाएंगे, और ये पांचों ब्लैंक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्वेश्चन 1 को रीड कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू डैश। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ,
probability of event E plus probability of event not E इक्वल टू डैश। इसको हम लोग दूसरे तरीके ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई को ऐसे लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ऐसे लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हमेशा ऐसे लिखा जाता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ऐसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर आता है 1। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया के जीतने के चांस हैं 90%, तो इंडिया के नहीं जीतने के चांस होंगे 10%। तो 90 + 10 हो जाता है 100। तो जब 100% बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी में इसको 1 कहते हैं। 100% मतलब 100/100, 100 कट जाएगा यानी 1। तो किसी भी इवेंट के होने के चांस और किसी भी इवेंट के नहीं होने के चांस का जो सम होता है, जो टोटल होता है, ऑलवेज 1। तो इसको याद करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इंडिया के जीतने के चांस 90% है तो ये इवेंट हो रहा है, तो नहीं जीतने के चांस होंगे 10, मतलब ये इवेंट नहीं हो रहा है। तो 90% + 10% हो जाएगा 100%। 100% मतलब 100/100 कटेगा तो आएगा 1। तो इसका आंसर 1 आता है। इसको आप याद करना, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी की। चलो नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी इवेंट अगर नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे मैं बोलूं कि वीक में 8 दिन होने की प्रोबेबिलिटी, तो पॉसिबल ही नहीं है, वीक में 8 दिन होते ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो जब कोई इवेंट नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है और उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट नहीं हो रहा है, अकर नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो सेकेंड ब्लैंक में फर्स्ट में आंसर आएगा 0। मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट होता ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, सच इवेंट इज कॉल्ड डैश। ऐसे इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इसको याद करोगे। थर्ड को मैं पढ़ रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन, तो कोई भी इवेंट अगर सर्टेन है, उसको होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे सन राइज इन ईस्ट होता ही है, ये सर्टेन इवेंट है कि सन ईस्ट को राइज ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग 1 लिखते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना, फ्रॉम 0 to 1 होती है। सारी प्रोबेबिलिटी के इवेंट की वैल्यू 0 या उससे बड़ी और 1 के इक्वल या उससे कम होती है। तो अगर इवेंट सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3, द प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी 1। चलो 4 को देख लेते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। देखो इसको स्टूडेंट याद करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट बनते हैं, जैसे मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो उसके 6 इवेंट बनेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इन सब के प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होते हैं इनका सम हमेशा 1 होता है, इसको याद करोगे आप। तो क्वेश्चन 4 का आंसर आएगा 1। तो स्टूडेंट, सम बोला जाए या प्लस की साइन देखी जाए तो उसका आंसर 1 होगा। सर्टेन इवेंट बोला जाए तो उसका आंसर भी 1 आएगा। क्वेश्चन 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। तो देखो कोई भी इवेंट है, जैसे मैं एक इवेंट लिख रहा हूं P ऑफ E, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल या से बड़ी और 1 के इक्वल या से छोटी होती है। तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी।
दिस स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, ये 0 से स्टार्ट होती है 1 तक कंप्लीट। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होती और 0 से कभी छोटी नहीं होती। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक होती है, कभी इनसे बड़ी और इनसे छोटी नहीं होती। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन 1, 5 ब्लैंक, पांचों वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से मन में बिठा के रखना। करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। अभी इक्वली लाइकली आउटकम को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन के दो आउटपुट हैं, दो आउटकम है, वन इज हेड वन इज टेल। हेड आने के जितने चांसेस हैं इतने ही टेल आने के चांसेस हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। इस तरह डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 6 नंबर के आने के चांस इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि 5 ज़्यादा बार आएगा 6 ज़्यादा बार आएगा, ये हमें पता ही नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हर एक नंबर के चांस आने के चांसेस इक्वल हैं। सो दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम। तो इन्होंने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा कि बताओ कि इनमें से इक्वली लाइकली आउटकम कितने हैं। तो मैं फर्स्ट को पढ़ रहा हूँ। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, कार पर डिपेंड करता है कि कार कौन सी है। नई कार है तो एक ही सेल दोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। अगर कार में बैटरी डल है तो आप कितनी बार भी सेल दोगे स्टार्ट नहीं होगी। कार में पेट्रोल नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगी। मतलब हर एक कार के लिए ये इक्वली लाइकली टर्म्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कार की पोजीशन क्या है। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। हर एक कार का अपना अपना फिजिकल स्टेटस होता है, उस हिसाब से वो हो भी सकती है स्टार्ट, नहीं भी हो सकती है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिस द शॉट। देखो स्टूडेंट, अभी ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि अगर एक प्लेयर अच्छा है तो एक ही बार में बॉल को शूट कर देगा। अगर वो प्लेयर वीक है तो वो 2 बार 3-4 बार के बाद भी कर सकता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम होगा। थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो ट्रायल में हमने ट्रू फॉल्स देना है, तो स्टेटमेंट जो भी होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब ट्रू और फॉल्स होने के चांस इक्वल हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। देन 4, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बेबी के 2 ही चांस हो सकते हैं, या तो बॉयज हो सकता है या तो गर्ल्स हो सकता है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बॉय और गर्ल आने के चांस इक्वल हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम किसको कहते हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया, उसके 2 आउटकम हैं। यहाँ पर इन्होंने जैसे 2 बोले हैं ट्रू फॉल्स, और एक बोला बेबी है गर्ल्स, तो इक्वल चांस है सबके, तो ये इक्वली लाइकली टर्म होंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1-2 किया और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।